आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुछ दिन और बचे हैं, ये जो आखिरी समय है, मैं फिर से आपको बार बार ये रिमाइंड करता हूँ, यही आखिरी समय जो 10 से 15 दिन जो बचे होते हैं, 20 दिन 25 दिन, यही डिसाइड करते हैं कि आप फाइनली इस एग्ज़ाम को क्रैक करोगे कि नहीं। अपने आप को पूरी तरीके से सराउंड कर ले। किस तरीके से सराउंड कर ले? अपने आप को पूरी तरीके से किताबों से, नोट से, इस तरीके से अपने आप को आप यहाँ हो सराउंड कर ले कि बाहर की चीज़ें आप तक ना पहुँचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही आप, ठीक है, ये जो जोन है, जोन मतलब जो पढ़ाई का एक जोन होता है, स्टडी का एक जोन होता है, अगर आप इससे बाहर निकले, ये जो आखिरी समय है, तो फिर इसमें आप नहीं आ पाओगे, आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो इस जोन से आपको बाहर अभी नहीं निकलना है, आपको हर एक चीज़ से कटअप कर लेना है, ठीक है। आपका बस एक ही चीज़ और एक ही है, वो है आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। 75 टॉपिक हमने आपको बताया है, ठीक है। अगर वो 75 टॉपिक आप कर ले तो ये जो एनालिसिस सीरीज हम आपके साथ लेके चल रहे हैं, मैं आपको कंफर्म करता हूँ 70 प्लस क्वेश्चन आप इजीली करेक्ट करके आओगे। बस मैथ्स के 10 में 10 जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप कर लेना। एग्जाम से पहले हमने 160 प्लस क्वेश्चन हमने निकाल दिया है, जो अभी तक पूछे गए उसको भी हम लोग करेंगे। बट ये जो सीरीज है, जो डेली आ रहा है, इसको आप मिस ना करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और, आज टोटल 300 क्वेश्चन हमारा PYQ कंप्लीट हो जाएगा। और अगर क्वेश्चंस देखें तो हमने 500 प्लस क्वेश्चंस, अराउंड 600-800 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे ही हम लोग अभी क्वेश्चंस हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो एक चीज़ आपने देखा है कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है। 500 प्लस क्वेश्चन जैसे ही हम लोग करेंगे PYQ वाला, आप देखोगे हर एक टॉपिक वो रिपीट होते जाएगा, क्योंकि हम एक्सप्लेन कर चुके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको PYQ पढ़ना है, PYQ और PYQ के टॉपिक्स बस कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दूसरा 27 वाला है आपका कि वायुमंडल जो दाब होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो किससे नापा जाता है? इजी क्वेश्चन है आपका, बैरोमीटर से नापा जाता है। तो जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने पूरा का पूरा आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहाँ आपको लगा दिया है। तो जो भी टॉपिक जरूरत है, देखिए पूरा लगा दिया हमने यहाँ, ठीक है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो जो भी टॉपिक जरूरत हमने उसको नोट्स भी इसी में डाल दिए। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे थे कि वायुमंडलीय जो दाब होता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका, किससे नापा जाता है? तो बैरोमीटर से। यही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर आपका क्या नापता है? हाइग्रोमीटर तो याद रखिएगा, रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व को नापता है, आपका रिलेटिव डेंसिटी को नापता है कौन? आपका हाइग्रोमीटर। बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब को नापता है। उसके बाद एक होता है आपको लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर भी जो है आपका सापेक्ष घनत्व पे ही काम करता है, ठीक है। और एक बार आपको दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था कि लैक्टोमीटर जो है कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो याद रखिएगा आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे। किसका? आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ठीक है। और याद रखिएगा लैक्टोमीटर का काम है क्या है? तो आपका ये शुद्ध दूध को नापता है कि दूध में कितना शुद्धता है, ठीक है। एक इसी के साथ आप याद रखिएगा ओडोमीटर, जो पूछा गया था दरोगा, बिहार पुलिस, सब में ये छपा हुआ है ओडोमीटर। तो याद रखिएगा डिस्टेंस को नापता है आपका ओडोमीटर, दूरी को, और स्पीडोमीटर नापता है स्पीड को। तो याद रखिएगा ओडोमीटर पूछा जाता है। तो ओडोमीटर क्या नापता है? आपको डिस्टेंस को नापता है, याद रहेगा। और इसके साथ याद रखिएगा एक पायरोमीटर, जब टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस जो होते हैं, ब्लास्ट फर्नेस मतलब जैसे कि जहां लोहा वहाँ पिघलाया जाता है, तो क्या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वैसे को नापने के लिए हम लोग पायरोमीटर भी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? पायरोमीटर यूज़ करते हैं। और एक होता है आपका टैकोमीटर, ये भी पूछा गया था, टैकोमीटर। तो टैकोमीटर क्या होता है? तो ये आरपीएम नापता है, मतलब किसी भी चक्का का जो घुमाव होता है, जो घूर्णन होता है, ठीक है, उसको रेवोल्यूशन पर मिनट। तो टैकोमीटर नापता है रेवोल्यूशन पर मिनट, घूर्णन जो होता है 1 मिनट में कितना बार एक बार चक्का घूम जाता है, उसको नापता है आपका टैकोमीटर। पायरोमीटर बहुत ही हाई जो टेम्परेचर होगा उसको नापता है। ओडोमीटर डिस्टेंस को नापता है। हाइग्रोमीटर आपका सापेक्ष घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी को नापता है। और लैक्टोमीटर आपका प्योर और इम्प्योर जो आपका दूध को नापता है, ठीक है। याद रखिएगा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने बहुत अच्छे से आपको यहाँ करवाया है, जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है आप याद रखें, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ बोला है वायुमंडलीय दाब। तो जो हमारा बॉडी का दाब है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है, तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या से नापा जाता है? तो आपको याद रखना स्पाइग्नोमैनोमीटर, ये सब आपको लिखा हुआ मिलेगा, लिस्ट में है, अभी दिमाग में डालो। स्पाइग्नोमैनोमीटर, ठीक है। और ECG क्या होता है? ECG से हम लोग क्या नापते हैं?
ठीक है, ईसीजी, और एक होता है ईईजी। अच्छे से याद रखना, इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ईईजी क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम। तो ईईजी जो होता है वो हमारा दिमाग सही से काम कर रहा है कि नहीं, ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा है, तो ये ईईजी से देखा जाता है। और ईसीजी से देखा जाता है कि हमारा जो हार्ट है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हार्ट को स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी, 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 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बाकी आप देख लेना, पीडीएफ में भी लगाया हुआ है। उसके बाद है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने आरक्षित किए गए हैं। अब याद रखना, जो अनुसूचित जाति और जनजाति, आपको एक अमेंडमेंट यहाँ याद रखना। देखिए 104 अमेंडमेंट जो अभी आया था 2019 में, अच्छे से याद रखना। इसमें क्या किया गया है? एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन था, ठीक है, एससी के लिए 47 और एससी के लिए आपका 84, लोकसभा में अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। 47 एसटी और आपका एससी 84, आपको याद रखना है। तो लोकसभा में एससी के लिए कितना है? 84 है रिजर्वेशन, ठीक है, सीट, ठीक है। और आपका एसटी के लिए कितना है? आपका 47 है, याद रखिएगा। और जो 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था, 2 एंग्लो इंडियन के लिए क्या होता था? वो रिजर्व रहता था, 552 था ना। तो ये 2 एंग्लो इंडियन के जो रिजर्व रहता था सीट, इसको क्या कर दिया गया है? ये आपको हटा दिया गया है, अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। इसीलिए पहले जो मैक्सिमम सीट होता था वो 552 होता था, अब कितने हैं मैक्सिमम सीट? 550 है आपके लोकसभा में। उसी अगर हम बिहार में अगर बात करें तो बिहार में जो लोकसभा का सीट कितना है? आप सबको पता होगा 40 है। राज्यसभा का सब पूछेंगे, राज्यसभा का 16 है। विधानसभा का कितना है? 243 है। और विधान परिषद का कितना है? 75 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा का अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा में बिहार से कितने आपका रिजर्व सीट है एससी के लिए? तो 6 है, अच्छे से याद रखना, 6 है, 6 है, 6 है। और आपका लोकसभा में, ठीक है, मतलब 40 में से 6 आपका एससी के लिए रिजर्व है। और विधानसभा में देखें तो 38 सीट जो है, 38 सीट जो है, जितना जिला है हमारा, वो एससी के लिए रिजर्व है, और 2 जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है। ये किसका? ये विधानसभा का मैं बात कर रहा हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली का। और लोकसभा में बस बिहार से 6 सीट रिजर्व है आपका एससी के लिए, याद रहेगा। चलिए उसके बाद है बिहार का तीसरा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? देखो पक्षी अभ्यारण्य का बात करें वो है नागी नकटी, आपने पढ़ा होगा, नागी बर्ड पक्षी अभ्यारण्य आपने पढ़ा होगा। तो ये है आपका नागी पक्षी बर्ड अभ्यारण्य, ठीक है। अब याद रखो बिहार में 3 आपको क्या हो गए? रामसर स्थल हो गए। पहला कौन सा था? कांवड़ताल, बहुत बार पूछा गया कांवड़ताल, याद रखिएगा। कांवड़ताल बिहार का पहला रामसर स्थल था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया कि कांवड़ताल, याद रखिएगा, दुनिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का जो झील है वो कौन सा है? और देखो कहीं अगर मैंने ट्विस्ट कुछ गलती बुला गया, ठीक है, तो कमेंट चेक कर लेना, ठीक है। ये नहीं कि आप कमेंट करने लगो, कमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो मिस्टेक हो जाता है उतना हमको भी समझ में आता है कि यहाँ मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो आप बस एक जगह कमेंट करोगे, कोई एक कमेंट करता है समझ में आ जाता है, मैं पिन कर देता हूँ, तो कमेंट में आप चेक कर लिया करो जो भी अगर मुझसे कहीं एक जगह स्लिप ऑफ टंग जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कांवड़ताल, याद रखिएगा एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का गोखुर झील है, याद रखना एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का गोखुर झील ऑक्सबो लेक जो है वो कांवड़ताल है, याद रखिएगा। और बिहार का पहला रामसर स्थल कांवड़ताल है, याद रखिएगा। साथ में 2 आपका नागी एंड नकटी, ये 2 अभी आपका नया रामसर स्थल बना है आपके बिहार में। तो टोटल रामसर स्थल जो हो गए बिहार में आपके कितने हो गए? तो आपके 3 हो गए। नागी नकटी कहाँ है? तो आपका जमुई में है। और जमुई में अभी न्यूज़ में क्या था याद करो कि बिहार का, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो सोना जो है जमा हुआ कहाँ है? आपका भंडारण, वो जमुई में है, याद रखना। तो नागी नकटी जमुई में है। कांवड़ताल कहाँ है? ये आपका बेगूसराय में। कांवड़ताल कहाँ है? बेगूसराय। बेगूसराय को हम लोग क्या बोलते हैं? औद्योगिक राजधानी बोलते हैं बिहार का, याद रहेगा। और मुझे ये बताना क्या बरौनी जो मैंने बरौनी आपको बताया था, ठीक है, बरौनी क्या आपका बेगूसराय में है? बरौनी तेल रिफाइनरी, आप मुझे बताना बरौनी तेल रिफाइनरी। चलिए तो ये चीज़ आपको समझ गया। अब एक चीज़ ध्यान देना है आपको कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आप रामसर स्थल का बात हुआ है, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो क्या ध्यान रखना है कि जो रामसर स्थल है, ठीक है, अभी 2 रामसर स्थल और चुने गए हैं, ठीक है। 2 जो नए रामसर स्थल, उसका नाम याद रखना। पहले कितना था आपका? 89 था, अभी 2 और जुड़ गए तो 91 हो गया, ये बढ़ते रहता है, ठीक है। तो 2 जो नया जुड़ा है वो है आपका उदयपुर में, उदयपुर। और करंट का क्वेश्चन, स्टैटिक का भी क्वेश्चन होगा, उदयपुर और आपका एक है आपका इंदौर,
कभी कभी दिमाग में प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है, ठीक है। दिमाग भी क्या है, कंप्यूटर है भाई, ठीक है, बेस्ट कंप्यूटर। इसको भी एकदम मतलब साफ रखना है, यूजलेस चीज़ इसमें भरोगे तो सब बाहर निकल जाएगा। तो जब वही प्रोसेसिंग होने में कभी कभी टाइम लग जाता है। तो दो ऐसा शहर जिसको आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो दो आपका जो ये है, दो सिटी, ठीक है, दो शहर जिसको आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया है, एक है उदयपुर और एक है इंदौर, अच्छे से याद रखना। और दो नया रामसर स्थल जो अभी चुने गए हैं वो उदयपुर राजस्थान का ही है, एक है आपका खीचन और एक है आपका मैनार। खीचन एंड ये सब आने वाले हैं, आप कंफर्म मानो, वही इसीलिए इतना हम लिख रहे हैं। खीचन और मैनार जो है ये दो आपका रामसर स्थल है, और 4 नया रामसर स्थल भी याद रखना। सबसे पहले 2 पक्का याद रखना, एक है आपका झारखंड का पहला रामसर स्थल उधवा लेक, उधवा लेक। तो उधवा लेक कहाँ का रामसर स्थल है, ये आपका झारखंड का। उसके बाद याद रखना, एक याद रखना खेचेरोपल्ली। खेचेरोपल्ली क्या है, एक ये आपका झील भी कह सकते हो, ये कहाँ है, खेचेरोपल्ली। तो खेचेरोपल्ली जो है ये सिक्किम में है। तो याद रखना, उधवा लेक आपका झारखंड का, खेचेरोपल्ली सिक्किम का, ये इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, ठीक है। और बाकी 2 और नए जो जुड़े थे आपके तमिलनाडु में, कौन सा, सकरकोट्टी और थिरतांगल। सकरकोट्टी एंड थिरतांगल ये अभी ऑलरेडी आपका दरोगा में पूछा गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा एकदम। और आर्द्रभूमि दिवस हम लोग 2 फरवरी को मनाते हैं, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, देखिए आगे है आपका बिहार का कौन सा जिला जनसंख्या। आप देखो एक बार मैंने बिहार वाला आपको कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में सब वही क्वेश्चन रिपीट हो। देखो बिहार में कौन सा जिला जनसंख्या के क्रम में पहला है, हमने जनसंख्या के क्रम में पहला है, तो मैंने क्या बोला था, जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो वो है आपका पटना, ठीक है, वो है आपका पटना। और अगर आपको पूछा जाए कि सबसे, ठीक है, सबसे कम कहाँ जनसंख्या है, सबसे कम कहाँ जनसंख्या है, तो आपको याद रखना है जनसंख्या के दृष्टि से जो सबसे छोटा आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है आपका, वो है आपका शेखपुरा। कौन सा है आपका, शेखपुरा, याद रखना शेखपुरा। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका पटना, सबसे छोटा जिला आपका शेखपुरा। और बोला जाए एरिया वाइज देखा जाए, ठीक है, तो सबसे बड़ा जिला आपका वेस्टर्न चंपारण, वेस्टर्न चंपारण, वेस्टर्न चंपारण। और सबसे छोटा शिवहर, 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 याद रखिएगा। और ये भी पूछा गया था कि बिहार का पूरा पॉपुलेशन कितना है 2011 जनसंख्या के जनगणना के हिसाब से, तो 10,40,99,452, ठीक है, एग्जैक्ट याद रख लेना ये सब चीज़, ये सब करवाया हुआ है। तो इसमें गुड़ गोबर करना सबको पता है, मजा किरकिरा करना है, मुहावरा है, ठीक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व कर चुके हैं, बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है पूरे बिहार में, ठीक है, जो कि है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। बट अगर बोले जनसंख्या घनत्व में पहले नंबर पे है, बट अगर बोले जनसंख्या के हिसाब से कितने नंबर पे है, तो तीसरे नंबर पे है, याद रखना। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से जिला का था बिहार का, तो शिवहर का। और सबसे कम कहाँ का है, तो कैमूर का, याद रखना। पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण, गुरुत्व त्वरण मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको हम लोग किससे, स्मॉल जी से करते हैं। अब यहाँ जो भी समझा रहा हूँ एकदम समझ लेना दिमाग में। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व त्वरण का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होता है पृथ्वी पर, तो ये होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक होता है आपका कैपिटल जी, ठीक है, कैपिटल जी क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वभौमिक, ठीक है, क्या है ये, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो यूनिवर्सल है, ठीक है, ये सार्वभौमिक क्या है, नियंत्रक है, मतलब क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो जी का जो वैल्यू होता है याद रखिएगा 6.6 × 10⁻11 kg मीटर स्क्वायर। एक बार इसका पूरा, क्योंकि इसका यूनिट भी पूछा गया था, ठीक है, जी का, कैपिटल जी का वैल्यू और उसका यूनिट भी पूछा गया था, तो ये आपको दोनों ही याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो याद रखिएगा इसका जो वैल्यू है 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। अरे यहाँ ये हो गया, एक मिनट, ये क्योंकि इसका यूनिट भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और गुरुत्वीय त्वरण पूछा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछा है, तो जो आपके अर्थ पे होता है वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चेंज होगा अलग अलग जगह, मैं बताऊंगा। बट जो कैपिटल जी होता है, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, ठीक है, क्या है ये आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका
गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका जो वैल्यू है याद रखिएगा 6.67 10 to the minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको मैंने बहुत डिटेल में भी आपको मैंने पढ़ाया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर ये कैसे आता है ये सब चीज़, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा है तो आपको दिमाग में होगा कि दो बॉडी के बीच में हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, वहाँ से हमने जी निकाला था। तो स्मॉल जी का जो वैल्यू है ये कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है 6.6 10 to the minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छे से याद रखना, अगर पूछेगा कि कैपिटल जी का वैल्यू क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का क्या है, ठीक है, तो आपको याद रखेगा ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सिर्फ बोलेगा गुरुत्वाकर्षण का कितना है तो आपका मीटर पर सेकंड, इसका वैल्यू कितना है 6.6 10 to the minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कभी चेंज नहीं होगा, पर ये जो है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है ये चेंज होगा। जैसे कि सबसे पहले इसका फॉर्मूला याद रखना, ये जी है, कैपिटल मतलब स्मॉल जी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये जी जो है ये आपका ये वाला जी है जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है। एम जो है ये मास है, जैसे अर्थ पे अगर हम ले रहे हैं तो ये अर्थ का मास होगा, अर्थ का द्रव्यमान होगा, और आर जो है आपका अर्थ का रेडियस है। अब देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जी है गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, इसका सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ होगा, तो सिंपल सी बात है जहां रेडियस सबसे कम हो जाएगा अर्थ का वहां होगा, मतलब आपका पोल पे होगा। कहाँ होगा, पोल पे होगा, ध्रुव पे होगा, ठीक है, पोल पे होगा, ध्रुव पे होगा। और वहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कि सबसे कम कहाँ होगा, तो सबसे ज़्यादा आर कहाँ होगा, वहाँ सबसे कम होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन है। तो याद रखिएगा इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे, ठीक है, इसका सबसे कम, तो जी का वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ, पोल पे, ठीक है, ध्रुव पे, और सबसे कम कहाँ आपका इक्वेटर पे, याद रखिएगा, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है ये, अब दो क्वेश्चन यहाँ से मैं कनेक्ट कर दे रहा हूँ। सबसे पहले नॉर्थ पोल पे जाने वाला आदमी का नाम क्या था, रॉबर्ट पेरी। रॉबर्ट पेरी, रॉबर्ट पेरी जो था सबसे पहले नॉर्थ पोल पे, उत्तरी पोल पे पहुंचा था, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पे पहुंचा था। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले पहुंचने वाला कौन था, अबर्ट्समैन। अबर्ट्समैन, अबर्ट्समैन, उसका नाम रॉबर्ट पेरी और इसका नाम है जो साउथ पोल पे सबसे पहले पहुंचा था अबर्ट्समैन, अबर्ट्समैन या अबर्ट्समैन बोल सकते हो, ठीक है। याद रखना ये चीज़ पूछे जाएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा जैसे कि जितना भी वैल्यू आपका जी का अर्थ पे अगर मान लीजिए 60 है, ठीक है, तो ये अगर मून पे जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो उसका 1/6 भाग। तो याद रखिएगा जितना भी गुरुत्वाकर्षण त्वरण अर्थ पे है उसका 1/6 भाग हो जाता है आपका मून पे। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, हमेशा जो होता है आपका वेट, डेट मीन्स आपका भार जो है चेंज होता है। क्योंकि जो भार जो बना होता है, हमें देखो फिर से एक 2 मिनट देखो, अगर हम लोग द्रव्यमान का बात करें तो उसको हम लोग लिखते हैं केजी में, ठीक है। तो 6 केजी अगर कोई चीज़ यहाँ है तो वहाँ भी 6 केजी ही होगा, कहाँ, आपका मून पे। बट अगर हम लोग 6 न्यूटन लिखते हैं, 6 न्यूटन क्या है, ये केजी लिखा हमने, द्रव्यमान मतलब मास है। बट अगर 60 केजी अगर कोई चीज़ यहाँ है तो वहाँ भी 60 केजी ही होगा, केजी मतलब द्रव्यमान। और 60 न्यूटन अगर लिखते हैं, न्यूटन मतलब ये वेट हो गया, मतलब ये आपका भार हो गया। तो अगर 60 न्यूटन यहाँ है तो अगर हम लोग मून पे ले जाएंगे तो ये 1/6 भाग हो जाएगा, डेट मीन्स 10 हो जाएगा। ये बहुत बार समझा चुका हूँ, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है, मास कभी चेंज नहीं होता है, बस आपका वेट जो भार है वो चेंज होता है, क्योंकि जो भार जो बनाता है जी को मल्टीप्लाई करके बनता है, ठीक है। चलिए इसमें उतना नहीं जाएंगे, जितना बता दिए हैं उतना से ही क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद है भखरा ननगल जो बांध है, ठीक है, ये किस नदी पे है, तो सतलज नदी पे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बांध है, मैं आपको जल्दी ये करा। देखो सबसे पहले गोदावरी नदी पे बात करते हैं, याद रखना जैकवाड़ी परियोजना, पोलावरम, ठीक है, जैकवाड़ी एंड पोलावरम परियोजना और श्री राम सागर, ये 3 ही बस आपको याद रखना है गोदावरी से। कौन सा, जैकवाड़ी, पोलावरम और श्री राम सागर। जैकवाड़ी आपका महाराष्ट्र में है, पोलावरम आंध्र प्रदेश में है, और श्री राम जो है श्री राम सागर भी इसको बोलते हैं, या इसको पोंचम पाद भी बोलते हैं, ये आपका तेलंगाना में। सतलज याद रखना, भखरा ननगल डैम मैंने बताया था, ये सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध है, डेट मीन्स हाईएस्ट ग्रेविटी बांध है ये। तो भखरा ननगल सतलज पे याद रखिएगा, हिमाचल और पंजाब के बीच में ये बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। 2 याद रखिएगा सतलज से, एक है आपका भखरा ननगल और दूसरा है नाथपा झाकरी, ये दरोगा में पूछा गया था। नाथपा झाकरी और भखरा ननगल सतलज नदी पे है, गोदावरी पे जैकवाड़ी, पोलावरम और श्री राम सागर है, ठीक है। उसके बाद नर्मदा पे कौन सा है, सरदार सरोवर जो कि गुजरात में है, ठीक है। ओमकारेश्वर, 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 ओमकारेश्वर नर्मदा पे है, ठीक है। और उसके बाद इंदिरा सागर ये भी है। तो आपको याद रखना है सरदार सरोवर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ओंकारेश्वर और इंदिरा सागर नर्मदा पे। कृष्णा पे कौन सा है, तो नागार्जुन सागर, सब ट्रिक से याद करवाया। नागा अर्जुन, ठीक, अर्जुन क्या,
तीर मार दिया था तो अंधा हो गया था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। तो कृष्णा नदी पे आपका नागार्जुन, ठीक है, और श्रीशैलम और अलमाटी, अलमाटी श्रीशैलम और नागार्जुन कृष्णा पे, ठीक है। चंबल पे आपका गांधी सागर, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और राणा प्रताप सागर ये जरूर याद रखना, और जवाहर सागर, ठीक है। झेलम पे अच्छे से याद रखना, ठीक है। झेलम पे आपका तुलबुल, यूरी, मंगला। तो तुलबुल और यूरी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में मंगला और किशन गंगा भी याद रख लेना। चेनाब फेवरेट है, याद रखना। सलाल, दुलहस्ती एंड बगलीहार, सलाल, दुलहस्ती एंड बगलीहार ये चेनाब पे है, और ये तीनों आपका इसी पे है, ठीक है। बेतवा याद रखना। ब्यास पे कौन है तो पोंग, ब्यास पे कौन सा है, पोंग जो बांध है कहाँ है, ये ब्यास पे है। और बेतवा पे कौन है, माता टीला और राजा घाट, माता टीला और राजा घाट, माता टीला माता बेटा, ठीक है, और बेटा राजा, तो राजा बेटा, ठीक है, और माता बेटा। तो बेटवा मतलब बेतवा नदी पे कौन है तो माता टीला है, ठीक है। इसी तरीके से सब याद करवाए हुए हैं, ठीक है। और राजा घाट आपको इसी पे है, याद रखना। राजा घाट जो इसको रानी लक्ष्मीबाई भी बोला जाता है। कावेरी पे याद रखना मैटूर, 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 और आपका कृष्णा सागर और शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, कृष्णा सागर और मैटूर कावेरी पे है। और सिंधु पे निम्बो बाजगो। इतना ही बस अभी याद कर लो, बाकी 2-3 और नीचे है वो आप देख लेना, जो मेन था मैंने आपको वो करवा दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं, ठीक है, तो ये भाखड़ा नंगल बांध याद रखना। सतलज रिवर आपको याद रखना है, ठीक है, सतलज रिवर आपको याद रखना है, ठीक है। सतलज रिवर, भाखड़ा नंगल, और मैंने क्या बताया था, नाथपा झाकरी। स्वतंत्रता से पूर्व बिहार के अंतिम गवर्नर कौन थे तो सर ह्यूगडो, ठीक है, सर ह्यूगडो, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे, दौलत राम। और भारतीय पहले स्वतंत्रता के बाद पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने थे तो श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, श्री कृष्ण सिंह याद रहेगा, जिसे हम बिहार केसरी के नाम से भी जानते हैं, श्री कृष्ण सिंह। ये सब आपको बिहार स्पेशल जो करवाया गया तो 2 वीडियो करवाया गया है, देख लेना, लाइव बन जाएगा आपका, ठीक है। बिहार स्पेशल वाला, बिहार पुलिस क्लास एक स्पेशल फोल्डर है, जितने भी वीडियो से देख लेना अगर लाइव बनाना है तो, ठीक है। बाकी अगर लाइव बैठ के दिन भर, ठीक है, टाइम पास करना है तो वो कर सकते हो, बट ये जो लास्ट समय है, मैं फिर से कहता हूँ, सेकंड आपका कीमती है, ठीक है। तो बहुत इसको यूजफुल अच्छे तरीके से कीजिएगा। पारादीप बंदरगाह मैंने कल ही आपको करवाया था, पूरा बंदरगाह मैंने कल करवा दिया है, बहुत ही अच्छे से मैप लगा के, ताकि आप बोर ना हो। देखो पूरा अच्छे से करवाया था, प्लीज़ कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक, उसे मैंने एक्सप्लेन करता है, बस कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको फिर से यहाँ करवा देता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर पारादीप का बात करें, कहाँ है तो ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है। कहाँ है आपका उड़ीसा में। अगर मैं पूछूँ कि सबसे बड़ा प्राकृतिक, ठीक है, जो सबसे बड़ा प्राकृतिक जो आपका बंदरगाह है वो कौन सा है, मुंबई है, मुंबई है। और इसके सहयोग के लिए कौन सा बंदरगाह बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसको नावा सेवा बंदरगाह बोला जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोले वो भी आपका महाराष्ट्र में है, जिसको नावा सेवा बंदरगाह भी बोला जाता है, इसके सहयोग के लिए बनाया गया था। तो सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट कौन सा है तो मुंबई है। सबसे गहरा नेचुरल पोर्ट, सबसे गहरा पोर्ट कौन सा है, सबसे गहरा जो कि आपका एक प्राकृतिक भी है, एक नेचुरल भी है, तो वो है आपका विशाखापट्टनम। और ये सबसे सुरक्षित पोर्ट भी है, ये भी याद रखना। और ये एक लैंड लॉक है, चारों तरफ से लैंड से लॉक्ड है, तो ये भी पूछा गया कि सबसे गहरा लैंड लॉक्ड वाला जो कौन सा है तो वो है विशाखापट्टनम। एक याद रखना, मझगांव डॉक यार्ड। डॉक यार्ड ये होता है जहाँ क्या होता है कि जहाज़ों का मरम्मत भी होता है। तो मझगांव बोले, मझगांव डॉक यार्ड, ये दरोगा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। मझगांव डॉक यार्ड बोले तो आप बोलोगे महाराष्ट्र। और एक है मरमा गांव, इससे पहले मैंने करवाया था। मरमा गांव कहाँ है तो वो है आपका गोवा में, ठीक है। कांडला कहाँ है, जो कि क्या है, एक ज्वारीय बंदरगाह है, तो ये कहाँ है आपको गुजरात में, जिसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी कर दिया गया है। एकमात्र पोर्ट बंदरगाह जो कि नदी पे है तो कौन सा है, कोलकाता, जो कि हुगली नदी पे, और इसका नाम क्या कर दिया गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपका पोर्ट कर दिया गया है। इतना कम से कम याद रखो, कल मैंने करवाया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, सबको पता है 21 साल रहने के बाद, ठीक है। 21 साल रहने के बाद ये 9 जनवरी 1915 को ये भारत वापस आते हैं। और इसीलिए इस दिन को हम लोग क्या मनाते हैं, NRI डे मनाते हैं, NRI डे मनाते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को आए थे, 21 साल रहने के बाद, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। और ये कब थे तो 1869 में इनका जन्म होता है, 1869 में, और गए थे 1893 में ये गए थे। ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब महात्मा गांधी से थोड़ा हम लोग यहाँ देख लेंगे, जो जो चीज़ आपको पूछा जा सकता है, ऐसे आप महात्मा गांधी का पूरा PDF दिया गया है। देखिए सबसे पहले एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब महात्मा गांधी वहाँ से वापस आते हैं तो किस टाइप का पोशाक पहनते हैं, तो कठियावाड़ी किसान का वो पोशाक पहनते हैं। पहला क्वेश्चन ये याद रखिएगा, ठीक है।
दूसरा आपको यहाँ से याद रखना, इनका जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और इनका देहांत जो इनको गोली मार दिया गया था कब, तो 30 जनवरी 1948 को मार दिया गया था। ये चीज़ याद रखना कि क्योंकि आपका बिहार पुलिस में ही पूछा गया था कि 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो शहीद दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा 30 जनवरी शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, कहाँ इनका जन्म हुआ था, तो पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। पहला सत्याग्रह, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पहला सत्याग्रह इन्होंने, ठीक है, पहला सत्याग्रह इन्होंने कहाँ किया था, तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में किया था, दक्षिण अफ्रीका में किया था। ठीक है, उनको नस्ल भेद के अगेंस्ट में इन्होंने पहला सत्याग्रह किया था। ठीक है, 1901 में। चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद भारत में सबसे पहले इनका जो सत्याग्रह था वो कौन सा था, तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह, जो कि तिनकटिया जो प्रथा था उसके विरुद्ध हुआ था 1917 में। उसके बाद जो नेक्स्ट इनका सत्याग्रह हुआ था वो था अहमदाबाद मिल हड़ताल, जो कि गुजरात में। और इसमें इन्होंने याद रखिएगा पहली बार, ठीक है, इन्होंने भूख हड़ताल किया था। ये भी चीज़ याद रखें, पहला भूख हड़ताल इन्होंने कब किया था, तो अहमदाबाद जो सत्याग्रह हुआ था, मजदूरों को इन्होंने बोनस दिलाया था। याद रखिएगा 1918। उसके बाद होता है खेड़ा सत्याग्रह, ये भी 1918 में होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में होता है, बट पहले जो होता है अहमदाबाद वाला होता है। इसमें क्या होता था, किसानों का लगान जो है ये इन्होंने माफ़ करवाया था। किसानों को माफ़ करने के लिए इन्होंने किया था, लगान माफ़ करने के लिए बेसिकली इन्होंने किया था। याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि लगान मांगा जा रहा था और उस समय क्या हो गया था, पूरा सूखा पड़ गया था, तो इसीलिए। तो ये तीनों याद रखना। ठीक है, सबसे पहले आपका जोहानसबर्ग, उसके बाद चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा। इनका कुछ पुस्तक याद रखो, जैसे कि हिंद स्वराज हो गया, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हो गया, और पाथवे टू गॉड, ये सब इंग्लिश में था, हिंदी में लिखा गया। ठीक है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और ईश्वर का मार्ग या पाथवे टू गॉड याद रखना। ये 3 बुक याद रखना। पत्रिका याद रखना, यंग इंडिया इन्होंने लिखा था। इंडियन ओपिनियन 1903 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लिखा था। ठीक है, अच्छे से याद रखें, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। कुछ बुक इनका याद रखेगा, जैसे कि हिंद स्वराज किसने लिखा था, तो इन्होंने ही लिखा था हिंद स्वराज। इनका बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया आपका एग्जाम में। नेटल इंडियन कांग्रेस इन्होंने फॉर्म किया था, एक संस्था था 1894 में दक्षिण अफ्रीका में। और याद रखिएगा इन्होंने एकमात्र, ठीक है, कांग्रेस में जो ये प्रेसिडेंट बने थे वो था आपका कर्नाटका का, वहाँ जहाँ ये अध्यक्ष बने थे। याद रखिएगा, ठीक है। और पहली बार ये कांग्रेस के कौन से सेशन में भाग लिए थे, 1901 वाला, जो कि आपका कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कम से कम इतना याद रखिए, बाकी हमने बहुत चीज़ आपको करवाया है। उसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय योग दिवस। हम लोग कब मनाते हैं, देखो राष्ट्रीय योग दिवस तो याद रखोगे ही, इंपॉर्टेंट डेज वाला मैंने आपको करवा दिया। प्लीज़ बिहार पुलिस वाला जो फोल्डर है, बिहार पुलिस क्लास बोल के फोल्डर है, वो जरूर देख लीजिएगा। और एक फोल्डर है बिहार पुलिस PYQ एनालिसिस। अगर आपने ये दोनों देख लिया, एग्जाम से जब आप बाहर निकलोगे हंसते हुए चेहरे के साथ आप निकलोगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, क्योंकि हमने इतना मेहनत कर दिया, मेहनत तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है, तो इंपॉर्टेंट डेज और थीम मैंने करवा दिया है, देख लेना। ठीक है, करंट वाला में। तो और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे ही बोलोगे 21 जून, और इसी के साथ याद रखोगे 21 दिसंबर, 21 जून 21 दिसंबर। 21 दिसंबर क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस मतलब इंटरनेशनल मेडिटेशन डे। तो इंटरनेशनल योगा डे 21 जून, इंटरनेशनल मेडिटेशन डे आपका 21 दिसंबर। आप कुछ कुछ याद करो जो आपको पूछे गए। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस ग्रामीण महिलाओं के लिए, अंतर्राष्ट्रीय दिवस ग्रामीण महिलाओं के लिए कब हम लोग मनाते हैं, तो 15 अक्टूबर को। और 15 ही अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड स्टूडेंट डे, अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। तो दोनों याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिलाओं के लिए दिवस 15 अक्टूबर और इंटरनेशनल स्टूडेंट डे आपका 15 अक्टूबर। ये भी पूछा गया है। किसान दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 13 दिसंबर। किसान दिवस 13 दिसंबर। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। 1 अप्रैल को क्या मनाते हैं, दरोगा में भी पूछा गया था ये, 1 अप्रैल उत्कल दिवस, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को, जो 1 अप्रैल 1936 को क्या होता है कि जो आपका उड़ीसा है वो क्या होता है आपका बिहार से वो अलग होता है, तो इसीलिए 1 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, उत्कल दिवस। 22 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड अर्थ डे। आपको पूछा जाएगा, बहुत बार ये पूछा गया है कि वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे। ठीक है, कि वर्ल्ड अर्थ डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 22, देखिए 22, फिर यहाँ मैंने फरवरी लिख दिया है, 22 अप्रैल।
ठीक है। तो याद रखिएगा आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी, ठीक है। और आपका वर्ल्ड अर्थ डे, अर्थ मतलब पृथ्वी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो अर्थ डे जो हम लोग मनाते हैं वो 22 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो हम लोग मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं, अच्छे से याद रखना। और राष्ट्रीय साइंस डे हम लोग कब मनाते हैं, 28 फरवरी को मनाते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय आपका जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 10 जनवरी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और आपका 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। बहुत बार पूछा गया है कि नेशनल हिंदी दिवस और इंटरनेशनल हिंदी दिवस में आपको फर्क याद रखना है, ठीक है। कि नेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, और इंटरनेशनल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल बोलेगा तो 10 जनवरी और राष्ट्रीय बोलेगा तो 14 सितंबर, याद रखना, ठीक है। 15 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो याद रखिएगा थल सेना दिवस। 23 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, तो आपका पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस। और 15 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, तो जनजातीय गौरव दिवस। इतना याद रखना, बाकी आप वीडियो में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। प्रतिमान में कौन सा समास है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे। प्रतिमान में क्या है, यहाँ प्रति लगा हुआ है, मतलब आपका एक होता है प्रत्यय, एक होता है आपका उपसर्ग, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है, प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। तो जो आगे में कुछ इस तरीके से लगा हो, प्रतिमान, प्रतिगमन, तो अगर कुछ प्रति टाइप का पहले लगा हुआ है तो ये होता है अव्ययभाव समास, ठीक है। तो प्रति है, ठीक है, पहले लगा हुआ है, तो जहां भी आपका इस टाइप का हो आपका अव्ययभाव समास होता है, ठीक है। आगे चलें, पूरा एकदम ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। तो जहां भी आपका क्या हो, उपसर्ग लगा हो, ठीक है, याद रखें। जैसे प्रति क्या है, एक उपसर्ग है, प्रत्यय आई थिंक बाद में लगता है, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। एक होता है प्रत्यय, एक होता है आपका उपसर्ग, ठीक है। तो जो आपका जो उपसर्ग जो होता है वो क्या होता है, पहले लगता है। प्रत्यय जो होता है आई थिंक बाद में लगता है, ठीक है। तो यहाँ जहाँ भी उपसर्ग का बात है, जैसे क्या है, प्रति क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। तो क्या है, जब भी इस टाइप का बात है, कुछ भी आगे आ जाए, प्रतिगमन, प्रति कुछ भी, ठीक है, बहुत सारे से, तो अव्ययभाव समास होता है। उसके बाद जंतु कोशिका और पादप कोशिका। आज ही मैंने आपको पूरा का पूरा जो दरोगा वाला था उसमें मैंने आपको इसको बेहतरीन क्लास दिया, आप देखना उसमें कितने क्वेश्चंस आपके आप आएंगे अगर दरोगा वाले में अगर आप जुड़े हुए तो। जंतु कोशिका जो आपका एनिमल सेल जो होता है और पादप सेल जो होता है यानी प्लांट सेल होता है, इसको कौन अलग करता है, तो याद रखिएगा मैंने आपको बताया था 2-3 चीज़, दो जो सबसे इंपॉर्टेंट। पहला कि जो पादप जो होता है, पादप जो सेल होता है, डेट मीन्स जो प्लांट टिश्यू जो होता है उसमें क्या होता है, आपका क्या होता है, आपका सेल वाल होता है, कोशिका भित्ति होता है। पहला तो पहले तो क्या होता है, इसमें कोशिका भित्ति होता है, सेल वाल होता है। दूसरा मैंने बताया था जो आपका प्लांट सेल है वो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, डेट मीन्स में हरित लवक होता है। क्या होता है, हरित लवक होता है। और हरित लवक को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका किचन बोलते हैं। किसका, अगर पूछा जाएगा कि पेड़ का, पौधे का किचन किसको बोलते हैं, रसोई घर किसको बोलते हैं, तो हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, कौन सा पर्णक होता है, तो पिगमेंट कौन सा होता है, तो आपको याद रखना है वो होता है आपका क्लोरोफिल, ठीक है। तो याद रखना क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वाल जो है डेट मीन हरित लवक और जो आपका कोशिका भित्ति है ये सिर्फ आपका क्या मिलता है, आपका पादप कोशिका में पाया जाता है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। और पादप जो प्लांट जो होता है उसको वो जो बढ़ रहा है लंबाई को नापने के लिए कि बढ़ रहा है कि घट रहा है उसको किससे नापते हैं, तो कैस्कोग्राफ से नापते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है यहाँ देखो कोशिका भित्ति केवल पौधे में पाई जाती है, मैंने बता दिया। पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो सेलुलोज से। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो काइटिन से। और बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो पेप्टिडोग्लाइकिन से। ये पहले भी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, जो कर चुके हैं उसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, मेरा टाइम बचेगा तभी हम आपका ये और अच्छे वीडियोज़ बना पाएंगे। एक क्वेश्चन था कि मंत्रिमंडल की सदस्य, ठीक है, संख्या, लोकसभा सदस्य की संख्या के कितने प्रतिशत, ये मैं आपको करवा चुका हूँ अमेंडमेंट। प्लीज़ आप जाके 2 वीडियो मैंने सिर्फ करवाया है पॉलिटी का, अगर आपने देख लिया तो एग्जाम से हंसते हुए निकलोगे। प्लीज़ देख लेना 1 शॉर्ट वीडियो आपका पॉलिटी। देखिए एक अमेंडमेंट आया था 91st अमेंडमेंट, ठीक है, मैंने आपको ये पहले भी करवाया हुआ है कि एक अमेंडमेंट आया था 91st अमेंडमेंट 2003। इसमें बताया गया कि जितने भी, ठीक है, एमपी चुन के आएंगे, मान लीजिए लोकसभा में कुछ एमपी चुन के आए, उसका 15% ही लोग क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे, नहीं तो सब फिर क्या बोलेगा, हमको मंत्री बना दो, हमको मंत्री बना दो। इसीलिए अमेंडमेंट लाया गया, संशोधन लाया गया, 2003 बना, कौन सा 91 अमेंडमेंट 2003। और इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि जितने भी लोग चुन के आएंगे उसमें से 15% लोग ही क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे। तो 15% इसका आंसर हो जाएगा। और अमेंडमेंट कौन सा था, तो 91 अमेंडमेंट 2003, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ है
गवर्नर वाला मैंने ट्रिक से याद करवाया, जाके देख लेना एक बार, ठीक है। और लेटेस्ट एक बार जरूर देख के जाएगा, गवर्नर और सीएम कंफर्म है। बंगाल का राज्यपाल कौन है, तो याद रखिएगा आपका बंगाल का जो राज्यपाल है वो आनंद बोस। और बिहार का कौन है, जल्दी से आप कमेंट कर दो, बिहार का कौन है, कमेंट करो जल्दी, सोचना नहीं, ठीक है। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में जल प्रबंधन, ये ऑलरेडी बिहार पुलिस में पहले भी आ चुका है कि जल प्रबंधन की व्यवस्था किस स्थान से मिली है, तो धोलावीरा। कहाँ से, धोलावीरा, धोलावीरा, धोलावीरा। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो धोलावीरा। और एक ही इसका ऐसा साइट था सिंधु सभ्यता का जो 3 वर्गों में बटा हुआ था, 3 भाग में बटा हुआ था, वो भी कौन था, वो भी धोलावीरा था, याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सबसे बड़ा जो साइट है, ठीक है, सबसे बड़ा जो साइट है आपका सिंधु सभ्यता का कौन सा है, तो राखी गढ़ी है, याद रखिएगा राखी गढ़ी है। अगर मैं पूछ दूं कि राखी गढ़ी कहाँ है, ठीक है, राखी जो गढ़ी है कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे, तो राखी गढ़ी जो है आपका कहाँ है, जल्दी से बताओ, तो हरियाणा में है, ठीक है, याद रखना। अब जो देखो, अब एक बार जल्दी से देख लेते कि कहाँ से क्या मिला, और जो बताऊं कम से कम इतने याद करके जाना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हड़प्पा का। किसका बात करते हैं, हड़प्पा का। हड़प्पा याद रखना, हड़प्पा सबसे पहले क्या किया गया था, खोजा गया था, इसीलिए सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। तो हड़प्पा का अगर हम लोग बात करें तो उसको किसने खोजा था, ठीक है, तो याद रखिएगा दयाराम साहनी ने। और 1921 में हड़प्पा कहाँ है, तो पाकिस्तान में। हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। किसने खोजा था, दयाराम साहनी ने। और कब खोजा, 1921। यहाँ से बस 2 चीज याद रखना, एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, उर्वरता की देवी, जिसको वो पूजते थे उस समय लोग, ठीक है, उर्वरता की देवी, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। और दूसरा याद रखोगे क्या मिला था, तो एक समाधि मिला था, समाधि 837, या इसको आप कब्र लिखा हुआ आएगा कि कब्र 837 कहाँ से मिला था, तो क्या हड़प के क्या हुआ, दफना दिया। लोग क्या करते हैं, हड़पते हैं फिर दफना देते हैं, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो कहाँ है, तो ये भी आपका पाकिस्तान में, याद रखिएगा कहाँ है, तो सिंध पाकिस्तान में, ठीक है, कहाँ आपका पाकिस्तान में है, पहला क्वेश्चन। दूसरा किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। ये सब ट्रिक से याद करवाया हुआ है, ठीक है। मन मोह लेती थी सिंधु, तो सिंधु और मोह लेती थी मोहनजोदारो, ठीक है। तो सिंधु रिवर 1922 और मोहनजोदारो याद रखिएगा। इसको किसने ये किया था, तो राखल दास बनर्जी ने इसको खोजा था, ठीक है। और याद रखिएगा जो ठीक है, याद रखिएगा पाकिस्तान में। अब देखो यहाँ से क्या क्या मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वृहत स्नानागार बहुत इंपॉर्टेंट, विशाल अन्नागार बहुत इंपॉर्टेंट, कांस्य की मूर्ति, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिला था, ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल में था, कांस्य की नृत्य की मतलब नृत्य करते हुए मूर्ति मिला था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो वृहत स्नानागार, विशाल अन्नागार, कांसे की नृत्य की एक मूर्ति मिला था। उसके बाद पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, ठीक है, और सूती कपड़ा प्लस कुब्बर वाले बैल बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ थे उस समय के। तो ये बस इतना याद कर लेना, जो मैं बोल रहा हूँ बस उतना। उसके बाद है चुहंद्रो, ठीक है, चुहंद्रो, चुहंद्रो याद रखना, ये पाकिस्तान में था। चुहंद्रो से याद रखना, चुहंद्रो से आ रहा है चूहा, चुहंद्रो से आ रहा है चूहा। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिल्ली के पीछे, ठीक है, बिल्ली के पीछे कौन होता है, चूहा। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद कहाँ से चिन्ह कहाँ से मिला है, कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह कहाँ से मिला है, तो चुहंद्रो से मिला है, चूहा, चूहा, ठीक है। और याद रखना जितना भी मेकअप वाला चीज़ होगा वो भी चुहंद्रो से मिला था। मनका बनाने का कारखाना हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका लिपस्टिक हो गया, ठीक है, बस इतना याद रखना, मनका और लिपस्टिक और ये बिल्ली वाला याद रखना, बस कहाँ, चुहंद्रो से। उसके बाद आपका आता है लोथल, बहुत इंपॉर्टेंट। लोथल को लघु हड़प्पा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसको लघु हड़प्पा कहा जाता है, किसको लघु हड़प्पा कहा जाता है। तो याद रखिएगा लघु हड़प्पा जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तो आपको लोथल को कहा जाता है। लोथल कहाँ है, गुजरात में। और किस नदी के किनारे, भोगवा, ठीक है। और इसको किसने खोजा था, SR राव। याद रखिएगा लोथल से अग्निकुंड मिला था। कालीबंगा आपने सुना होगा, कालीबंगा, ठीक है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो कालीबंगा से भी अग्निकुंड मिला है और आपका लोथल से भी अग्निकुंड मिला है। और याद रखिएगा लोथल जो था एक बंदरगाह था, तो जितना भी यूनिक चीज़ देखोगे, ठीक है, जो एक जगह से दूसरा जगह ले जाया जाता होगा वो सब यहीं से मिला है। जहाज़ों की गोदी, डॉकयार्ड, पतन मतलब बंदरगाह था, ठीक है। 3 युगल समाधियाँ, अच्छे से याद रखिएगा, 3 युगल समाधियाँ कहाँ से मिली है, तो यहीं से मिला है, ठीक है। हाथी के दांत का पैमाना कहाँ से मिला है, तो यहीं से मिला है, ठीक है। और याद रखिएगा अग्निकुंड कहाँ से मिला है, तो वो भी आपका यहीं से मिला हुआ है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका
धोलावीरा। तो धोलावीरा याद रखिएगा, ये भी आपका सबसे पहले गुजरात में है और ये पहला ऐसा साइट था जो 3 भागों में बटा हुआ था। उन्नत जल के प्रबंध, यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज़ बस याद रखिएगा। उसके बाद है रंगपुर जो गुजरात में है, धान की भूसी, ये याद करवाया गया था। धान क्या होता है, रंग का धान आजकल निकल रहा है, तो रंगपुर ये याद रखना, ठीक है। और एक था आपका सुरकोटदा जो गुजरात में, बस इसमें इतना याद रखना कि घोड़े की हड्डियाँ, घोड़े के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, घोड़े की हड्डियाँ सुरकोटदा। ऐसे बताया जाता है कि घोड़े के साक्ष्य उनको, मतलब जो इंडस वैली वाले लोग थे उनको घोड़े के बाद में उनको जानकारी नहीं थी, ऐसा माना जाता है, ठीक है। मेसोपोटामिया से जब लोग आए थे, बट वहाँ से सुरकोटदा से वहाँ हड्डी मिला है, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, यहाँ कितना क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, यहाँ आपका 293 294 है, यहाँ आ जाइए। उसके बाद है आपका दिग्बोई आपको पता है सबसे पहला जो सबसे पुराना ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, दिग्बोई कहाँ है, तो ये है आपका असम में है, याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुंबई हाई किस चीज़ के लिए प्रचलित है, तो वो भी आपका पेट्रोलियम के लिए। और याद रखिएगा पेट्रोलियम का जो होता है, जो शुद्धता नापा जाता है, कौन सा नंबर से नापा जाता है, तो पेट्रोलियम का शुद्धता ऑक्टेन नंबर से नापा जाता है, याद रखिएगा। और जो आपका डीजल का जो शुद्धता है वो सीटेन नंबर से नापा जाता है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। वाहनों में लगे साइड मिरर में वस्तु का अवरदान मतलब होता है आपका मैग्निफिकेशन। इसको बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा कभी, बट अभी जितना बोलूँ दिमाग में छाप लेना। अववर्धन मतलब होता है मैग्निफिकेशन। हमेशा याद रखना, जब भी आपका कॉनकेव मिरर का बात करेगा, कॉनकेव मिरर का यूज़ पूछा गया था, अच्छे से कर लेना। जैसे कि स्ट्रीट लाइट जो होता है उसमें क्या होता है, कॉनकेव मिरर मतलब होता है आपका, कॉनकेव मिरर ही ना पूछा है, हाँ, साइड मिरर। तो साइड मिरर क्या होता है आपको पता है, जिसको हम लोग रियर व्यू बोलते हैं। जैसे कि पीछे देखने वाला जो मिरर होता है छोटा, जैसे पूरा पीछे का दिखता है, वो क्या होता है, वो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। क्या है आपका, उत्तल दर्पण है, याद रखना, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का यूज़ याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ पहले तो स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, फिर से आपका रियर व्यू, पिछला वाला जो मिरर को देखने के लिए उसको रियर व्यू बोलते हैं। और ये पूरा चैप्टर आपको इसी में लगा दिया गया है, पहले हमने एक्सप्लेन करवाया। 1 से लेके ये 7वां वीडियो है, ठीक है। जिंदगी बदल सकता है आपका, बाकी आप अपना जिंदगी बदलना चाहते हो कि नहीं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। देखिए, वाहनों में लगे साइड मिरर में क्या होता है, अपवर्दांक जो होता है, डेट मीन्स मैग्निफिकेशन। हमेशा याद रखना जब भी हम लोग, तो ये तो पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पीछे देखते हैं उसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, उत्तल दर्पण होता है। हमेशा याद रखना इसका जो आपका मैग्निफिकेशन होगा, अपवर्दान जो होगा, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा और हमेशा 1 से छोटा होगा, ठीक है। क्योंकि जब भी आपका मैग्निफिकेशन अगर 1 हो जाता है तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम हो जाएगा, मतलब प्रतिबिंब का साइज और आपका जो वस्तु का साइज 1 हो जाता है जब आपका मैग्निफिकेशन, याद रखना। देखो, मैग्निफिकेशन अगर इक्वल टू 1 है तो मतलब दोनों का साइज सेम, इमेज का और आपका ऑब्जेक्ट का, मतलब प्रतिबिंब का और वस्तु का। अगर मैग्निफिकेशन अगर लेस देन 1 है तो लेस देन 1 है मतलब क्या हो गया, तो जो इमेज का साइज, प्रतिबिंब जो है वो छोटा बनेगा वस्तु से। और मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो क्या हो जाएगा, जो आपका इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो बड़ा बनेगा आपका ऑब्जेक्ट से, आपका वस्तु से, याद रखना। यहाँ पूछा है आपका मैग्निफिकेशन किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। साइड मिरर में कॉन्वेक्स होता है तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा और लेस देन 1 होगा। वहीं अगर यहाँ अवतल दर्पण होता तो क्या होता फिर, तो याद रखिएगा जब भी हम लोग अवतल दर्पण का बात करते हैं, कॉनकेव मिरर का बात करते हैं, तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। अभी कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा कि उसका वस्तु कहाँ रखा गया है। याद रखिएगा उसका वस्तु कहाँ रखा गया है। तो अगर मैं बोलूँ कि उसका पॉजिटिव कब होगा, तो पॉजिटिव बस एक ही कंडीशन में होगा, जब पोल और फोकस के बीच में रखा गया होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, पॉजिटिव सिर्फ कब होगा, जब पोल और फोकस के बीच में रखा गया होगा और इमेज जो बनता है, इस कंडीशन में जो इमेज बनता है वो आपका वर्चुअल, आभासी बनता है, इसीलिए पॉजिटिव होता है। बाकी याद रखिएगा हमेशा क्या होगा, आइदर वो नेगेटिव होगा, आपका लेस देन 1 होगा, या ग्रेटर देन 1 होगा, या इक्वल भी 1 हो सकता है। कब इक्वल 1 होगा मैग्निफिकेशन, जब इसका जो वस्तु जो होगा वो सेंटर कर्वेचर पे डाला जाएगा। तो अगर कर्वेचर पे डाला जाएगा तो मैग्निफिकेशन 1 होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब पोल और फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक है। और ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा, तब क्या होगा, ये ग्रेटर देन 1 होगा। और लेस देन 1 कब होगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पीछे जाते जाएगा। बहुत अच्छे से समझाया गया है, इतने अच्छे से समझाया गया कि आपको मज़ा आ जाएगा। और ये आपका नोट्स भी लगा दिया गया है यहाँ, ठीक है।
ये हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले में। देखिए सब रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। जे थॉमसन ने किसका खोज किया था? तो इलेक्ट्रॉन का। इसमें हम नहीं जा रहे हैं, डिटेल हमने कर दिया। उसके बाद है ये आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन, डिटेल हमने आपको इससे पहले करवा दिया। ये है कि 1789 में फ्रांस की जनता ने किस तारीख को बास्टिल तोड़ा था? आपको पता है, ठीक है, 14 जुलाई 1789। जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो 1789 से 1799 तक चला था, ठीक है। कौन सा डायनेस्टी था ये पूछा चला था, तो लुइस 16वां जो था उस समय आपका शासक था। कौन सा डायनेस्टी से था ये भी पूछा गया था, तो बुरबू डायनेस्टी से था, याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और कुछ बुक जो इसके समय में आया था वो भी मैंने आपको करवाया था, ठीक है, तो प्लीज़ वो सब आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा था? तो रूसो ने लिखा था, ये आपको पूछा गया था, ठीक है, पूछा गया था ना। और ये आपका एक पूछा गया था, एक और पूछा, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट पूछा गया था और एक पूछा गया था स्पिरिट ऑफ लॉ। तो स्पिरिट ऑफ लॉ किसने लिखा है ये भी आपका पूछा गया। तो ये सब हम करवा चुके हैं इससे पहले वाला। बट ये जो है इसमें एक चीज़ मुझे करवाना है, सिंबल का मतलब। हर वहाँ 7 सिंबल थे जिसका अलग अलग मतलब था, तो वो मैं आपको करवाऊंगा। बट अभी आप इतना याद रखो, ठीक है, बाकी करवाया हुआ है वो सब चीज़। हड़प्पा सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला? मैंने अभी बता, कालीबंगा से जूते हुए खेत, प्लस यहाँ से क्या मिला है? तो आपका मैंने अभी बताया अग्निकुंड का भी साक्ष्य मिला है, ठीक है, और अलंकृत सजावट वाला ईंटा का भी साक्ष्य यहाँ से मिला है। तो 3 चीज़ आपका, सबसे पहला जूते हुए खेत, अग्निकुंड और अलंकृत ईंटें। शासन की कौन सी व्यवस्था में सरकार उत्तरदायी होता है? सिंपल, लोकतांत्रिक जो सरकार होता है वो क्या होता है? उत्तरदायी सरकार होता है। सन 1958 में R.H. व्हिटेकर, ये मैं करवा चुका हूँ। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो द्विजगत वर्गीकरण तो दिया था, किसने दिया था? इससे पहले पूछा था, तो वो दिया था कार्ल लिनियस ने। किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने, जिसने कौन सा बुक लिखा था? सिस्टम नेचुरा लिखा था। और इसको और किस लिए जाना जाता है? तो फादर ऑफ बोटनी, मतलब कौन सा बोटनी? न्यू बोटनी। फादर ऑफ न्यू बोटनी किसको कहा जाता है? तो आपको कार्ल लिनियस को कहा जाता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में करवा चुका हूँ। राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है 29 अगस्त को होता है, ठीक है। तो आज का ये था, 300 क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। और देखिए एग्जाम का भीड़ से तो आई थिंक हम लोगों को लगता है कि एज 1000 क्वेश्चन हमने अभी ही खत्म कर दिया है। सो थैंक यू सो मच। मैं आपको अगेन रिमाइंड करता हूँ, अगर आप ड्रीम डोज के साथ जुड़े हुए हो, आप एग्जाम निकाल रहे हो, ठीक है, क्योंकि हम एक भी सेकंड आपका वेस्ट नहीं करें। आप खुद सोचो, आपका 45 से 46 मिनट में हमने कितने क्वेश्चंस आपको करवा दिए, ठीक है। ये कंटिन्यू रहेगा, बस आपका एक सपोर्ट चाहिए, आपका प्यारा एक कमेंट, ठीक है। और एक कमेंट आप ये भी करोगे कि सर इस बार मैं वर्दी ले रहा हूँ या ले रही हूँ, ठीक है, और आपसे मिलने भी आएंगे। सो स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।